दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी पेड़ों का आदर करो तो वो तुम्हें आजीवन फल देते हैं, और मिट्टी का आदर करो तो वो तुम्हें देती है आजीवन पेड़। कहानी 4 दोस्तों की है जो एक गांव की तकदीर बदलने के लिए, वहां की जमीन को हरा भरा करने के लिए कमर कस लेते हैं। तो आइए चलते हैं चारों दोस्तों के साथ मणिपुर नाम के गांव के सफर पर। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। एक गांव है मणिपुर नाम का। चट्टानों और पत्थरों से अटा हुआ। गांव में वैसे तो सब है, जीव जंतु, गाय भैंस, कुआं, हैंडपंप, बड़े बड़े घर, झोपड़ियां भी, छोटे छोटे बच्चे भी और 100 साल के बुजुर्ग भी। मणिपुर में राम नाम का 24 साल का लड़का है। दिखने में अच्छा, हंसमुख और
जॉब करने वाला। मणिपुर के पास 20 किलोमीटर पर ही एक छोटा शहर है। राम वहां रोज अपना काम करने जाता और शाम तक वापस आ जाता। गांव में जल्दी ही शादी करने का रिवाज होता है। इस हिसाब से राम की उम्र ज्यादा हो गई थी। तो राम के माता पिता ने ये देखते हुए कि राम काम भी करने लगा है, उसकी शादी पड़ोस के गांव में तय कर दी। गांव में शादियां 8 दिन तक चलती हैं। घर का रंग रोगन किया गया। घर के बाहर लकड़ी के चबूतरे, तख्त लगाए गए, टेंट ताना गया, मांडना मांडा गया। बाकी की खरीदारी तो पहले से हो चुकी थी। राम की 8 दिन की शादी में पहले दिन गांव के सारे लोग और दूर दूर से रिश्तेदार आ गए। विविध प्रकार के कार्यक्रम शुरू हो गए। शाम को महिलाएं 2-3 घंटे तक गीत गाती। हमेशा से गाए जाने वाले गीत, विवाह गीत। डाल रही वरमाला अब तो जानकी, फूलों की बारिश यहां पे हो रही। कृपा हो गई आज श्री भगवान की, डाल रही वरमाला अब तो जानकी। जय बोलो सिया राम की। विवाह गीत तो 8 दिन चलने वाले थे। राम के वैसे तो गांव में बहुत दोस्त हैं। उसके 4 दोस्त और भी हैं जो उसी शहर में काम करते हैं जहां राम काम करता है। सौरभ, कपिल, अर्जुन और अक्षय। सौरभ, कपिल, अर्जुन तो शहर में ही रहते हैं, पर अक्षय पास के गांव रानीगंज में रहता और राम के गांव मणिपुर में पहली बार आया। राम की शादी में चारों दोस्त 3 दिन मणिपुर में रहे। तब अक्षय ने देखा कि उसके गांव रानीगंज और राम के गांव मणिपुर में काफी अंतर है। अक्षय शादी के सारे कार्यक्रम में अपने दोस्तों के साथ शामिल रहता और शाम को सूर्यास्त से पहले 1 घंटे पूरा गांव घूमता देखता। अक्षय का गांव रानीगंज काफी हरा भरा, जहां सारे लोग ही किसानी करते हैं। सुबह घर से पोटली लेकर किसान खेत जाते, किसानी करते। दिन में पेड़ के नीचे बैठकर अपना खाना खाते। पेड़ के नीचे खेत के किनारे लगी खटिया पर आराम करते।
शाम 6 बजे घर आते, चाय पीते, जल्दी सो जाते और अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाते। सादा सरल जीवन जीना, मेहनत करना, जल्दी सो जाना और सुबह पौ फटते ही अपने खेत पर निकल जाना, यही वहां की और वहां के किसानों की जीवन शैली है। पर राम के गांव मणिपुर में ऐसा नहीं है। वहां कोई किसान नहीं है। सारे लोग वहां किसानी के अलावा कोई और काम करते। ना वहां की मिट्टी में उत्पादन क्षमता है और पानी की भी बहुत कमी है। ये सब देखकर अक्षय को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी गांव होता है जहां खेती नहीं होती। और अक्षय को यह देखकर बहुत खुशी भी हुई कि गांव में सारे ही लोग बहुत खुशहाल हैं और पानी और मिट्टी नहीं होना भी गांव वालों ने स्वीकार कर लिया। चारों दोस्तों ने शादी में खूब एंजॉय किया और फिर अपने अपने शहर चले गए। अक्षय भी अपने काम में व्यस्त हो गया। शादी को 1 महीना हो चुका, पर अक्षय के दिमाग से एक बात हटने का नाम ही नहीं ले रही, और वो बात है मणिपुर की, राम के गांव की हालत। मणिपुर गांव था तो बिल्कुल गांव जैसा, पर वहां के लोगों के व्यवहार के कारण खेती और पानी के नाम पर कुछ नहीं था। अक्षय अपने गांव रानीगंज में जब अपने लोगों को किसानी करते हुए देखता, खेतों को लहराते हुए देखता, पक्षियों को उड़ते हुए देखता, बच्चों को नदी में कूदते पानी पीते देखता, तो उसे राम के गांव मणिपुर की याद आती कि काश वहां भी सब ऐसा होता। काश वहां भी मेरे ही गांव की तरह सुबह ऊर्जा के साथ उठती और शाम को सुंदरता बैठकर रोज गांव से घंटों बातें करती। एक रोज अक्षय ने अपने 5 दोस्तों को अपने घर भोजन पर बुलाया और शाम को भोजन करने के बाद सभी दोस्त अक्षय की छत पर टहलने के लिए गए। उन सभी के बीच बातचीत होने लगी। तब अक्षय ने राम से भी और साथ साथ सभी दोस्तों से अपने दिल की बात कही। अक्षय ने कहा, राम, मैं जानता हूं कि तुम्हारे गांव और मेरे गांव में कोई अंतर नहीं है। वहां भी सुबह होती है, यहां भी होती है। वहां के लोग भी बहुत प्यारे और खुश हैं, यहां के भी हैं। हम दोनों के गांव में पशु पक्षी हैं,
खुशहाली है, समृद्धि है, पर फिर भी एक बात मुझे तब से खटक रही है जब से मैं तेरे गांव आया हूं। सारे दोस्त अक्षय की बात ध्यान से सुन रहे हैं। तभी राम ने अक्षय से कहा, क्या अक्षय, ऐसी क्या बात है और इतने दिन से क्यों नहीं बताई? तुम तो जानते हो तुम मुझसे कभी भी कोई भी बात कर सकते हो। अक्षय ने कहा, हां दोस्त, मैं जानता हूं, पर यह बात मैं सबके साथ शेयर करना चाहता था, इसलिए आज मैंने तुम सबको अपने घर खाने पर बुलाया। सबने एक साथ बोला, भाई अब बोल भी दो। अक्षय ने सभी को शामिल करते हुए राम से कहा, जैसे जहां पानी की आव ना हो उसे हम कुआं नहीं कह सकते। अगर मधु बनाना बंद कर दें तो मधुमक्खियां बस मक्खियां बनकर रह जाएंगी। अगर कोयल कुहू कुहू ना करे तो क्या हम उसे कोयल कहेंगे? सिर्फ बहती है इसलिए वो नदी है। अगर रुक जाए तो तालाब हो जाएगी। ऊंचे हैं सिर्फ इसलिए पहाड़ हैं, नहीं तो उन्हें पत्थर बोला जाएगा। दुनिया में जो भी है वो अपने स्वभाव में होता है, तभी वो होता है जो है। जहां पानी गिरने पर महक ना उठे उसे मिट्टी बोलना गलत है, और जो खुशबू ही ना उड़ाए उसे फूल नहीं कह सकते। राम को अक्षय की बात समझ आई भी और नहीं भी। राम ने कहा, तुम मेरे गांव की बात कर रहे हो शायद। अक्षय ने कहा, हां, तुम्हारे गांव में पानी ना होने के कारण खेती नहीं होती और गांव भी गांव जैसा नहीं लगता। राम ने कहा, हां दोस्त, बात तो सही है तुम्हारी। एक और दोस्त बोला, हां, पर कर भी क्या सकते हैं? अक्षय बोला, क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। राम ने आश्चर्य से कहा, क्या कोई उपाय है क्या तुम्हारे पास? अक्षय ने कहा, हां, ऐसा कह सकते हैं, पर यह काम हम पांचों दोस्तों को मिलकर करना होगा, नहीं तो यह काफी मुश्किल हो जाएगा। सभी दोस्त अक्षय को हैरानी से देखने लगे। राम ने कहा, कैसा काम? अक्षय बोला, तुम्हारे गांव को फिर से गांव बनाने का काम। राम ने कहा, पर यह हमारे हाथ में कहां है? यह तो ईश्वर के हाथ में है। अक्षय ने कहा, पर ईश्वर भी तो उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो क्या हम सब साथ हैं? सभी दोस्तों ने हामी में सर हिलाकर हाथ मिलाया। छुट्टी के दिन इतवार को सारे दोस्त राम के गांव मणिपुर में गए
और अक्षय के कहे के मुताबिक पूरे गांव का मुआयना किया। गांव में एक बड़ा तालाब है और बहुत सारा क्षेत्रफल खाली पड़ा है और उस खाली पड़ी जमीन पर बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर बड़ी मात्रा में पड़े हुए हैं। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। अक्षय को समझ आ चुका है कि उसे क्या करना है। सारे दोस्त 3-4 घंटे से गांव में घूम रहे थे। फिर सब एक बड़े से नीम के पेड़ के नीचे बनी चाय की टपरी पर आए। हाथ मुंह धोए। राम ने कहा, काका सुपर चाय पिला दो। काका बोले, बस 5 मिनट बैठो, लाता हूं। अक्षय ने काका से पूछा, काका यहां खेती होती थी कभी? पेड़ पौधे हुआ करते थे क्या? काका बोले, बेटा मेरी उम्र 70 साल है। 25-30 साल पहले यहां काफी हरा भरा था। पेड़ पौधे थे, पानी भी बहुत था। मैं भी तब यहां से अनाज लेकर शहर की मंडी में जाकर बेचा करता था। फिर पता नहीं किसकी नजर लगी, सब धीरे धीरे सूखने लग गया और फिर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। सभी ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेज दिया। बच्चे भी बाहर ही जॉब करने लगे और मेरे जैसे कुछ लोगों ने चाय की टपरी खोल ली। जो भी हो, कुछ भी करके हम सब ही लोग बहुत खुश और संतुष्ट हैं। बाकी तो भगवान की मर्जी। तुम तो अपनी चाय का आनंद लो। शाम हो गई थी तो सब अपने अपने घर चले गए और दूसरे दिन जॉब के बाद फिर शाम को मिले। अब तक अक्षय ये प्लान बना चुका था कि क्या क्या करना है और किस काम से शुरुआत करनी है। दूसरे दिन निश्चित वक्त पर वो सब गांव के तालाब किनारे बने चबूतरे पर मिले। अक्षय अपने साथ एक कॉपी और पेन लाया और उनको गांव के बारे में जो उसने समझा वो बाकियों को समझाने लगा। अक्षय ने बोला, यहां सबसे पहले हमें खाली क्षेत्रफलों में जितने भी पत्थर पड़े हैं उनको हटाना है। यहां पर बारिश में पानी गिरता है तो वो रुकता नहीं, बह जाता है। उसके लिए हमें तैयारी करनी है। तालाब बड़ा तो है पर बिल्कुल भी गहरा नहीं है। उसे गहरा करना जरूरी है। सबसे पहले हमें ये काम गांव वालों की मदद से पूरे करने हैं। आगे की योजना हम इसके बाद बनाएंगे। गांव के सामने ये योजना रखी गई। गांव वालों ने यह देखा कि उनके पीछे इन बच्चों का कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो भी पूरी निष्ठा से कार्य को
पूर्ण करने में लग गए। सभी ने मिलकर सभी पत्थरों को हटाया। दिन रात की मेहनत थी, उसे खोदना भी पड़ा, पर पूरे गांव की मदद से कुछ सप्ताह में यह काम हो गया। आगे अक्षय ने कहा कि अब तालाब को गहरा करना जरूरी है, क्योंकि इसका पानी बारिश में तालाब के बाहर यहां वहां भर जाता है। चूंकि बारिश का समय नहीं है तो तालाब सूखा ही हुआ है। सभी ने मिलकर उसे खोद के काफी गहरा कर दिया। अगला कार्य था गांव में सभी के घर के आगे वाटर हार्वेस्टिंग, जिसे जल संचयन भी कहते हैं, करना। सभी को इसका फायदा बताते हुए अक्षय ने कहा, इससे भूमिगत जल जो इस गांव में अब ना के बराबर बचा है, वो बढ़ने लगेगा। सारा वो पानी जो हमने काम में लिया है या जो नहीं भी लिया है, ये सीधा इसके माध्यम से धरती के अंदर चला जाएगा, जिससे धरती को या मिट्टी को अपनी ताकत फिर से मिलने लगेगी। कुछ वक्त के बाद ये कार्य भी पूरा हो गया। तालाब गहरा हो गया, बस उसमें पानी आना बाकी है। वाटर हार्वेस्टिंग से या जल संचयन से धरती का पानी भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। अभी सफर काफी लंबा होने वाला है और उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। सब में इतना धैर्य नहीं है, पर विश्वास सबके पास है। अक्षय पर भी, सब दोस्तों पर भी, एक दूसरे पर भी, गांव पर भी और मिट्टी पर भी। सबको पूरा विश्वास है कि उनका गांव फिर से हवा चलने पर थिरकेगा, बारिश होने पर बच्चों सा नहाएगा, हवा चलने पर तितली सा उड़ेगा, सावन आने पर कोयल सा गाएगा और फिर से ये गांव अपने स्वभाव में आ जाएगा, यानी हरा भरा हो जाएगा। अब आगे की योजना यह थी कि धरती को खोदकर मिट्टी को अच्छे से पलटा जाए। तो सबने मिलकर यही किया। फिर आसपास के गांव की मिट्टी लाने की योजना बनी, ताकि धरती को अच्छे से मिट्टी से ढक दिया जाए। तब अक्षय ने कहा, हम ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खेती जहां होती है वहां की मिट्टी लाएंगे। इससे हमें अनाज उगाते समय दवा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सभी को खाने के लिए भी ताकतवर और शुद्ध अन्न मिलेगा। वैसे भी आज से काफी सालों पहले सभी जगह जैविक खेती ही होती थी, जिनमें किसी प्रकार की दवाइयों का उपयोग नहीं किया जाता था। चाय की टपरी वाले काका
आगे आए। उन्होंने बोला, ये बात बोलकर तुमने दिल खुश कर दिया बेटा। मेरा एक दोस्त है श्यामलाल, वो पास ही के गांव में रहता है और जैविक खेती करता है। वो हमारी मदद अवश्य करेगा। उसके बाद जैविक खेत की मिट्टी लाई गई और गांव में खेती की जमीन पर बिछा दी गई। अब तालाब नीचे और गहरा हो चुका था। जमीन जैविक मिट्टी के बिछ जाने से ऊपर हो चुकी थी और अब वहां पहले की तरह पानी नहीं जमा होता था। पास के गांव से पाइपलाइन डालकर तालाब को शुद्ध पानी से भरा गया। गाय के गोबर, गौमूत्र और भिन्न भिन्न प्रकार के पत्तों से खाद बनाई गई। इस पूरे सफर में 8 महीने लग गए। बच्चों की मेहनत देखते हुए पूरे गांव वाले भी दिन रात खेती के लिए मेहनत करने लगे। एक बारिश निकल गई जिससे धरती की मिट्टी को भी आसमान का पानी नसीब हो गया। जमीन के अंदर भी अब पानी आ चुका था। कुएं में फिर से आव आने लगी। तालाब में भी आव आने लगी। हैंडपंप से फिर से पानी आने लगा और अनाज भी उगना शुरू हो गया। इस असंभव से दिखने वाले कार्य को विश्वास और साहस से भरे कुछ लोगों ने पूरा करके दिखा दिया। अब मणिपुर गांव की धरती भी उपजाऊ हो चुकी है। यहां पेड़ पौधे, फल फूल भी उगने लगे। दूर दूर से पक्षी आने लगे और गांव के लोग भी शहर जाने की जगह अपने ही गांव में कार्य करने लगे। पेड़ बारिश को बुलाने लगे, फूल तितलियों को। मणिपुर धीरे धीरे सबकी आंखों में मणि की तरह चमकने लगा और खेती के इस जैविक तरीके को अपनाने और सीखने समझने के लिए दूर दूर से लोग मणिपुर आने लगे। तो दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी और अब आपका मन शांत है। दिन ने अंगड़ाई लेकर रात को आपकी तरफ मोड़ दिया है। रात आप पर नींद बरसा रही है। आपको नींद आ रही है। शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं।